हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो अपना गुप्त काल जो है वो 319 ईसा पूर्व से, सॉरी, 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में है। ठीक है। तो आज हम लोग इसके समरी के साथ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि एमपीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जो गुप्त काल है वो 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का काल माना जाता है। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था, जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस समय राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, कला, विज्ञान, गणित, साहित्य और शिक्षा में अद्वितीय प्रगति हुई। देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य की स्थापना और प्रारंभिक शासक कौन कौन से थे। जो गुप्त वंश की उत्पत्ति, गुप्त वंश की उत्पत्ति उत्तर भारत, मगध, बिहार क्षेत्र से हुई। गुप्त वंश की राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र थी। प्रारंभ में गुप्त राजाओं का क्षेत्र सीमित था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ठीक है। प्रमुख गुप्त शासकों और उनके योगदान के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 335 ईस्वी तक। ठीक है। ये गुप्त वंश का संस्थापक माने जाते हैं। मगध, प्रयाग और साकेत को मिलाकर साम्राज्य की नींव रखी इन्होंने। महा इनको जो है महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। इन्होंने लक्ष्मी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया, जिससे साम्राज्य को राजनीतिक और आर्थिक मजबूती मिली। स्वर्ण मुद्राओं, गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन इन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट जो राजा थे इनके बाद, समुद्रगुप्त। इनका जो शासनकाल था 335 से 375 ईस्वी के बीच में। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये किसने कहा है? वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। ठीक है। इनका जो उल्लेख मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसके लेखक हरिशरण थे, इनका उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था, जिससे सार्वभौमिक शक्ति सिद्ध हुई थी। इन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, लेकिन स्थायी नियंत्रण नहीं कर पाए। ये बहुत बड़े संगीत प्रेमी, वीणा वादन मुद्रा उनके सिक्के मिले हैं, जिसकी वजह से इनको संगीत प्रेमी माना जाता है। नेक्स्ट राजा है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। इनका शासनकाल जो है यह 375 से 415 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ठीक है। इनको संकारी की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये शकों पे विजय प्राप्त किए थे। जिसके अंतर्गत शकों के अंतर्गत कौन कौन से राज्य थे? सौराष्ट्र, मालवा और गुजरात। इनको संकारी की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि ये शकों पर विजय प्राप्त किए थे। ठीक है। और इनके टाइम की जो राजधानी थी वह उज्जैन थी। इनके टाइम पे जो विदेशी यात्री आया था, चीनी यात्री फाहियान था, जो 399 से 314 ईस्वी के बीच भारत में रहा। ठीक है। इनके टाइम पे बहुत बड़े बड़े विद्वान जैसे कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह सहित नवरत्न का इनके दरबार था। ठीक है। इन्होंने स्वर्ण और चांदी के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट राजा है कुमारगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल जो था वो 415 से 455 ईस्वी के बीच में। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है। और सुमित्रों और हुड़ों से इनका संघर्ष रहा है। फिर नेक्स्ट राजा आ जाते हैं स्कंदगुप्त। इनकी जो शासन काल का समय था वो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। इनको हुड़ों का हराने वाला योद्धा कहा जाता है।
इन्होंने घोड़ों के आक्रमण को कई बार विफल किया। इस वजह से इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, दी गई थी उस टाइम पे। और इन्होंने मुद्रा प्रणाली में सुधार किया था। अब देख लेते हैं गुप्त शासन, गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था। उस टाइम पे प्रशासन व्यवस्था कैसा था? तो गुप्त शासन का जो था वो राजतंत्रीय प्रणाली पर आधारित था। शासन जो था वो राजतंत्रीय प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, तो उस टाइम पे लोकतंत्र तो था नहीं, तो राजतंत्र ही, जाहिर सी बात है, राजतंत्र ही रहेगा। केंद्रीय प्रशासन में कैसा था देख लेते हैं। सबसे पहले राजा, राजा को परमेश्वर, चक्रवर्ती या महाराजा धीराज की उपाधियां मिली थी। महासंधि विग्रह, ठीक, विदेश और युद्ध मामलों का मंत्री होता था। महादंडनायक जो न्यायिक प्रशासन का प्रमुख होता था। महाबलाधिकृत जो सेना का प्रमुख होता था। कुमारामात्य प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, तो प्रांतीय प्रशासन में लिखते हैं क्या क्या है। भुक्ति, प्रोविंस, शासक का उपरीत था। विषय, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, विषयपति। जो भुक्ति, भुक्ति में मतलब प्रांतीय शासन जो विभाजन था, भुक्ति में, विषय में, ग्राम में। तो भुक्ति का जो शासक होता था ऊपरी को होता था। तो विषय का क्या, विषयपति। और ग्राम में क्या होता था, ग्राम का मुखिया। ठीक है, नगर में नगराध्यक्ष। अब आर्थिक व्यवस्था और व्यापार देख लेते हैं कैसे थे उस टाइम पे। ठीक, तो कृषि का पहले देखते हैं। कृषि से जो कर लिया जाता था उसको क्या बोला जाता था, भाग बोला जाता था। क्या बोला जाता था, भाग। ठीक है, उस टाइम में प्रमुख जो फसल था वो चावल, गेहूं, गन्ना, कपास इत्यादि था। और उस टाइम पे जो भूमि दान प्रथा थी वो काफी प्रचलित थी। मतलब व्यक्ति जब राजा किसी को दान देता था तो भूमि दान दे देता था। ठीक है, व्यापार देख लेते हैं उस टाइम कैसी थी। आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार जो थी वो पाटलिपुत्र में, उज्जैनी और कांची, कांची के अंतर्गत होती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये रोम से, चीन से, दक्षिण पूर्व एशिया से इनका संबंध था। जो उस टाइम पे प्रमुख व्यापारिक मार्ग था वो था सिल्क रूट। ठीक है, उस टाइम पे जो मुद्रा प्रणाली थी वो स्वर्ण मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबे और शीशे की मुद्राएं तीनों प्रचलित थी। लेकिन जो स्वर्ण मुद्रा है उसको दिनार बोला जाता था और चांदी की मुद्रा को रुपये बोला जाता था। ठीक है, समाज और धर्म के बारे में देख लेते हैं। उस टाइम पे समाज क्या था, उस टाइम पे समाज जो था चार वर्णों में विभाजित था। जैसे कि आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, महिलाओं की स्थिति उस टाइम पे सम्मानजनक थी। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, विष्णु भक्ति प्रमुख का पुनरुत्थान हुआ। बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था उस टाइम। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं क्या विकास हुआ उस टाइम पे। तो जो प्रमुख शिक्षा केंद्र उस टाइम पे जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसको किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसने, कुमारगुप्त ने। ठीक है, प्रमुख साहित्यकारों की रचनाएं देख लेते हैं। तो उस टाइम में जो प्रमुख साहित्यकार थे, अमर सिंह। इनकी रचनाएं क्या क्या है। अमर कोश जो संस्कृत का शब्दकोश है। वरामिहिर, रामायण की बृहद संहिता जो खगोल विज्ञान से संबंधित है। आर्यभट्ट, इनका जो रचना किए हैं इन्होंने, आर्यभट्टियम, जो गणित खगोल विज्ञान से संबंधित है। कालिदास, कालिदास की विज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, ये कुछ महाकाव्य और नाटक है। ठीक है, गुप्त काल की कला और विज्ञान। गुप्त काल की कला और विज्ञान में देखते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला। तो उस टाइम का जो था दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में स्थित है बहुत ही प्रसिद्ध है। अजंता और बाकी गुफाएं। ठीक है, बी देखते हैं विज्ञान और गणित में। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो थे उन्होंने शून्य की खोज की, दशमलव प्रणाली और पाई की गणना की खोज की। वराहमिहिर, ग्रहों की गति का अध्ययन किया। ठीक है, अब देखते हैं गुप्त काल का पतन। गुप्त काल का पतन कब हुआ? तो गुप्त काल का पतन जो है होड़ों के आक्रमण के कारण, 500 से 550 ईस्वी के बीच में। आंतरिक विद्रोह और कमजोर प्रशासन की वजह से। क्षेत्रीय स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी इसकी वजह से। ये 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य महायुद्ध हो चुके थे, क्योंकि उस टाइम पे ये बोलते हैं कि इनके अंतिम राजा जो थे वो विष्णुगुप्त थे। क्या, विष्णुगुप्त, सॉरी, अच्छे से लिख देता हूँ मैं आपको। विष्णु, ठीक है, विष्णुगुप्त। गुप्त काल भारतीय संस्कृति,
कला, विज्ञान और साहित्य प्रशासन का स्वर्ग युग कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो कि अत्यधिक कला विकास हुआ था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी उस टाइम पे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो है। हालांकि हुड़ों के आक्रमण और कमजोर प्रशासन के कारण इनका पतन हुआ, लेकिन इनकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में अमर रही। अब देख लेते हैं एमसीक्यूज, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना की श्रीगुप्त ने। ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले राजा कौन था गुप्त वंश का? श्रीगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद उसके बाद कौन आया? कुमारगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद कौन आया? स्कंदगुप्त। ठीक है। तो जो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत डाउन, इसकी वजह से अच्छे से आवाज निकल रही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसका क्या रीजन है? भारतीय इतिहास को गुप्त काल को भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कला और साहित्य में उन्नति। ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और गणित में प्रगति। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक स्थिरता। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो किस वजह से जो है ऐसा हो रहा है, या इन मतलब कि गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इन सभी कारणों की वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कला और साहित्य में अत्यधिक उन्नति हुई, और विज्ञान और गणित में भी अत्यधिक उन्नति हुई, तथा साथ में राजनीतिक स्थिरता भी बना रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी। या ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी प्रशस्ति। तो इसको किसके नाम से जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त। तो इसमें से किसने विक्रमादित्य की धारण उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। और समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। इनको नेपोलियन किसने कहा था? बी ए स्मिथ ने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, दिनार। ऑप्शन नंबर बी, रुपया। या ऑप्शन नंबर सी, टंका। या ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा। उस टाइम पे जो है सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिनार। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रुपये बोला जाता है। क्या? रुपये। ठीक है। उस टाइम पे जो है सोना के सिक्के भी चलता था, और चांदी का सिक्का भी चलता था, और शीशे के भी चलते थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। या ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। या ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र को। और यह किसने कहा है? ये स्मिथ ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी, पाली। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। या ऑप्शन नंबर डी, तमिल भाषा। तो उस टाइम पे जो था, किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? किसको? संस्कृत को दिया गया था। ठीक है। गुप्त काल के किस शासक ने
हुड़ों के आक्रमण को रोका था? गुप्त काल के किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को रोका था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। तो उस टाइम पे जो था हुड़ों के आक्रमण रोकने वाला जो राजा था वो था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में किस विद्वान ने अमरकोश की रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर सी अमर सिंह और ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्टा। तो कालिदास ने किसकी रचना की थी? कालिदास की जो रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम आ, कैसे कैसे तो है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। विज्ञान शकुंतलम वराहमिहिर जो खगोल शास्त्र के रचयिता थे। बृहद संहिता, क्या बृहद संहिता था इनका। ठीक है। अमर सिंह, अमर सिंह की रचना क्या है? अमर कोश। क्या अमर सिंह की रचना क्या है? अमर कोश। और आर्यभट्ट की आर्यभट्टी है। क्या? आर्यभट्टी है। ठीक है। इसका कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, आ, और भी बहुत सारे हैं इनके। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल में किसने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की? किसने की? अभी मैं बताया किसने की? कालिदास ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। तो जो गुप्त वंश का जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था वो समुद्रगुप्त के काल में हुआ था। ये जो था वो बहुत ही प्रतापी और महान राजा था। इन्होंने इसी वजह से जो ये बहुत मतलब कि काफी सारे अपने राज्य का विस्तार किया था कई बड़े क्षेत्र में। और इसके वजह से ही इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था, क्योंकि महान प्रतापी था और यही संगीत का भी प्रेमी था। इसका इस वजह से पता चलता है क्योंकि इसके सिक्के जो उस टाइम चलाए गए थे उसमें वीणा वादन करते हुए इसको दिखाया गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो गुप्त काल का प्रसिद्ध शासक कौन सा शासक अपनी सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध था? गुप्त काल में कौन सा शासक था जो अपनी सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शासकों द्वारा प्रचलित सोने के सिक्के तथा सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? ये दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है। तो क्या कहलाते थे? दिनार कहलाते थे। ठीक है। गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विस, ऑप्शन नंबर बी भाग, या ऑप्शन नंबर सी उर्द, या ऑप्शन नंबर डी कर। तो क्या इसका सही आंसर होगा? भाग। गुप्त काल में जो भूमि कर को कहा जाता है वो भाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर डी और अमर सिंह। तो कालिदास तो हो नहीं सकते क्योंकि महाकाव्य नाटक के रचयिता थे। वराहमिहिर जो थे वो खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बृहद संहिता की रचना की। अमर सिंह ये भी क्या नाम है उसका, उमर कोश करके कुछ नाम है इनके रचयिता का। ठीक है। तो आर्यभट्ट जो थे वो गणितज्ञ थे। इन्होंने ही दशमलव प्रणाली और पाई की गणना और शून्य की खोज की थी। ठीक है। आर्यभट्ट की किया गया है, देख लीजिए इसको। शून्य, शून्य की खोज इन्होंने ही की। साथ ही साथ और क्या किया? पाई, पाई की गणना इन्होंने किया। और और क्या किया इन्होंने? अभी मैंने बताया था दशमलव प्रणाली।
क्या? दशमलव प्रणाली, ठीक है। इसकी भी खोज इन्होंने ही की थी, ठीक है। गुप्त काल में संस्कृत व्याकरण के विद्वान कौन थे? गुप्त काल में संस्कृत व्याकरण के विद्वान कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी भृतहरि या ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह। तो गुप्त काल में जो थे संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे वो थे अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? यह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य भी बोला जाता है, ठीक है। गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चरक, ऑप्शन नंबर बी सुश्रुत, ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरी या ऑप्शन नंबर डी वात्स्यायन। तो गुप्त काल के जो प्रमुख चिकित्सक थे वो थे धन्वंतरी, ठीक है। इनको आयुर्वेद का भगवान भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रमुख विशेषता क्या थी? उस टाइम पे जो था मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जाता था। कैसे? नागर शैली, नागर शैली में किया जाता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागर शैली। गुप्त काल में किस विद्वान ने बृहद संहिता लिखी? गुप्त काल में किस विद्वान ने बृहद संहिता लिखी? इसको मैंने आपको पहले ही बताया है। किसने लिखी थी? वराहमिहिर ने, ठीक। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखी, आर्यभट्टियम। कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। अमर सिंह ने अमर कोश करके लिखी, ठीक है। गुप्त काल, गुप्त काल में प्रयुक्त मुख्य धातु कौन सी थी? उस टाइम पे जो प्रमुख धातु कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा या ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो गुप्त काल में प्रयुक्त धातु कौन सी थी? वो थी सोना, ठीक है। गुप्त काल के दौरान प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? गुप्त काल के दौरान प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी वराहमिहिर या अमर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हरिसेन ने। और ये प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में लिखा गया है? यह समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। गुप्त काल में कामसूत्र की रचना किसने की? गुप्त काल में कामसूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी वराहमिहिर और ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। कालिदास हो नहीं सकते क्योंकि इन्होंने विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और अनेक रचनाएं की, लेकिन कामसूत्र की नहीं की। वराहमिहिर भी नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने बृहद संहिता की थी, कामसूत्र की नहीं। चाणक्य भी नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र की रचनाएं की थी, कामसूत्र की नहीं। तो क्या ऑप्शन क्या हो सकता है? ए हो सकता है, ठीक है, वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा उपयोग किए गए प्रमुख लेखन लिपि कौन सी थी? उस टाइम पे जो प्रमुख लेखन लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अशोक के ज्यादातर शिलालेख हैं वो उसमें थे, ब्राह्मी लिपि में ही थे, ठीक है। काल में सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का प्रयोग, गुप्त काल में सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? आर्यभट्ट ने। मैंने अभी बताया, ठीक है, पिछले एमसीक्यू में कि आर्यभट्ट जो थे उन्होंने ही पाई का, साथ ही शून्य का और साथ ही दशमलव प्रणाली का उपयोग किया था, सिखाया था इन्होंने, ठीक है। गुप्त काल में समुद्रगुप्त को किस विदेशी यात्री ने देखा था? गुप्त काल में किस विदेशी सॉरी, गुप्त काल में समुद्रगुप्त को किस विदेशी यात्री ने देखा था? ऑप्शन नंबर ए फायान, ऑप्शन नंबर बी वेनसॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इत्सिंग या अल्बरूनी। तो इनके काल में जो आया था वो था फायान था, जो चीनी यात्री था। इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में समुद्रगुप्त को देखा था, ठीक है। गुप्त काल में किस शासक के दौरान, गुप्त काल में किस शासक के दौरान शासन काल में चीनी यात्री फाहियान आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल, सॉरी, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय काल में, लेकिन देखा था समुद्रगुप्त को भी उसने, ठीक है, ऐसे।
किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में नहीं, विक्रमादित्य के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार कौन थे? नाटककार और संस्कृत कवि कौन से थे ये थे कालिदास। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। गुप्त काल में कौन सा प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैन या सभी? तो ये सभी जो थे वो पाटलिपुत्र गुप्त काल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है। काल में प्रशासन का प्रमुख आधार क्या था? गुप्त काल में प्रशासन का प्रमुख आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए सामंतवाद, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीकृत शासन या नगर शासन, या ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण शासन। तो उस टाइम पे जो था वो कैसा था? ग्रामीण प्रशासन था। कैसा था? ग्रामीण प्रशासन था। ठीक है। गुप्त काल में सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन था? मतलब उस टाइम पे जो सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था कौन था? वो था भगवत गीता। क्या था? भगवत गीता। गुप्त काल में भूमि मापन की इकाई क्या थी? गुप्त काल में भूमि मापन की इकाई क्या थी? ऑप्शन नंबर ए गजा, ऑप्शन नंबर बी नील, या ऑप्शन नंबर सी कोसी, या ऑप्शन नंबर डी बीघा। तो उस टाइम पे जो थी बीघा से भूमि को मापा जाता था। ठीक है। गुप्त काल में कौन सी प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि थी? कृषि, व्यापार या शिल्प, ये तीनों ही जो थी व्यावसायिक गतिविधि थी। ठीक है। गुप्त काल में कौन सा बंदरगाह महत्वपूर्ण था? गुप्त काल में कौन सा बंदरगाह जो था वो महत्वपूर्ण था? तमिलकम, सोपारा, पाटलिपुत्र या तक्षशिला? इनमें कौन सा आंसर सही होगा? सोपारा। सोपारा जो था वो गुप्त काल में बंदरगाहों में से सबसे प्रमुख था। ठीक है। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र कौन सा था? वो था नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी रचना किसने की थी? किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है। गुप्त काल के दौरान कौन सा कला रूप प्रसिद्ध था? गुप्त काल के दौरान ये सभी जो थे भित्ति चित्र, मूर्ति कला और वास्तुकला तीनों प्रसिद्ध थे उस टाइम पे। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर। गुप्त काल सॉरी गुप्त शासकों की मुद्रा पर मुख्यतः कौन सा चित्रण पाया जाता था? गुप्त शासकों की मुद्रा पर मुख्यतः घुड़सवार राजा का जो था वह चित्र पाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर बी सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर सी कामाख्या मंदिर, या ऑप्शन नंबर डी सोमनाथ मंदिर। तो गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो था वो कौन सा था? दशावतार मंदिर, जो कहाँ पे है? देवगढ़। कहाँ? देवगढ़। ठीक है। गुप्त काल में रूपक शब्द का क्या अर्थ है? गुप्त काल में रूपक शब्द का क्या अर्थ है? गुप्त काल में रूपक शब्द का अर्थ है रूपक। ऑप्शन नंबर ए सोने का सिक्का है, ऑप्शन नंबर बी नाटक, या ऑप्शन नंबर सी मूर्ति, या ऑप्शन नंबर डी मंदिर। तो इनमें से क्या होगा? रूपक का जो शब्द का क्या अर्थ है वो है नाटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में धातु विज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? गुप्त काल में जो धातु विज्ञान का सबसे उदाहरण देखने को मिलता है वो कौन सा है? वो है दिल्ली का लौह स्तंभ, जो कि मूलतः तांबे से बना हुआ है और जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रमुख लोक प्रशासनिक इकाई क्या थे? गुप्त काल में प्रमुख लोक प्रशासनिक इकाई क्या थे? वो थे ग्राम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए बुधारक, ऑप्शन नंबर बी ग्रामिक, ऑप्शन नंबर सी रथिक, या ऑप्शन नंबर डी महासंधि विग्रहिक। तो इस टाइम में क्या बोला जाता था? ग्राम के प्रमुख को, ग्राम प्रधान को ग्रामीण बोला जाता था। ठीक है। गुप्त काल में चिकित्सा के प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? गुप्त काल में चिकित्सा के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता या सुश्रुत संहिता। तो अब देख ही सकते हैं चरक संहिता ही जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, बाकी तो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र से संबंधित है, नाटक नाटक से, और पंचतंत्र कहानियां जो है। ठीक है।
तो इसका सही आंसर होगा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? उस टाइम पे जो सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग था वो था सिल्क रूट। क्या था? सिल्क रूट था। ठीक है। उसका सही आंसर सिल्क रूट होगा। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? मतलब सीमित टाइप की थी ना, ज्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार होता था ना, ज्यादा ऐसा कुछ होता था। तो किस कैसी थी? स्वतंत्रता सीमित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार था? नाटक कौन करते थे? कालिदास, जिन्होंने नाटक लिखा है। ठीक है। बहुत ही इजी है ये। गुप्त काल में सर्वप्रथम सूर्य मंदिर कहाँ बनवाया गया था? गुप्त काल में सर्वप्रथम सूर्य मंदिर कहाँ बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए कोंकण, ऑप्शन नंबर बी मोढेरा, या ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो ये कहाँ बनवाया गया था? मोढेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त मुख्य धर्म कौन सा था? उस टाइम पे सबसे जो प्रयुक्त धर्म था वो था हिंदू। ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म का भी संरक्षण प्राप्त था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का अंत किसके आक्रमण के द्वारा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हुणों के आक्रमण से, शक के आक्रमण से, यूनानी आक्रमण से, या मुगलों के आक्रमण से। तो इसका सही आंसर होगा हुणों के आक्रमण से। इनके टाइम पे कौन सा था? स्कंदगुप्त जो था, इनसे जमकर युद्ध किया था, इनको बहुत बार पराजित भी किया था। ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त होती है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को। तो आज की क्लास इतनी ही। धन्यवाद।